गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार प्यारा दोस्तों। एक बार फिर से जुड़ जाए भाई सब लोग हमारे बेसिक ग्रामर के सेशन में। आज हमारा टॉपिक है दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोस्तों हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं टेंस में। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके बाद हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हुए इस टेंस के सेशन को समाप्त करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना कंडीशनल सेंटेंस है ना, फिर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। भाई आइए देखते हैं ज़रा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है। जैसे कि हम लोग परफेक्ट टेंस के नाम से जानते ही हैं परफेक्ट होता क्या है, परफेक्ट बनता कैसे है। परफेक्ट में हमेशा किसका यूज होता है? बी3 का। किसका यूज होता है भाई? बी3 का यूज होता है। और एक वर्ड से हम लोग और परिचित हैं जो हम लोग हमेशा परफेक्ट एक्शन को जानते हैं। वो कौन सी वर्ब होती है? हैव वर्ब होती है, जो हमारा परफेक्ट एक्शन को डिनोट करती है। परफेक्ट एक्शन को डिनोट यानी कि हैव वर्ब के अंतर्गत क्या क्या आती हैं? 3 बातें आती हैं, हैज़, हैव और हैड की बातें आती हैं। हैज हैव को तो हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, और हैड को हम लोग जानते हैं कि पास्ट टेंस में यूज करते हैं। बात समझ में आई? और यहाँ तक कि इन तीनों का जो परफेक्ट एक्शन है इनके साथ एम बी थर्ड आता है। ज़रा देखिए, हैज़, हैव और हैड। और हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? मैं 1 मिनट के लिए इसको हटा देता हूँ। मैं परफेक्ट टेंस के लिए बात करता हूँ, तो यानी जब परफेक्ट टेंस की बात कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में चलना चाहिए या तो हैज़ होगा, या तो हैव होगा, या तो हैड होगा। बात समझ में आई? ये 3 बातें हो सकती हैं, या तो हैज होगा, या तो हैव होगा, या तो हैड होगा। यानी कि परफेक्ट टेंस की बात कर रहा हूँ तो उसमें ये तीनों वर्ब क्रियाएं जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं इनका आना मस्ट है। अब यहाँ पर देखिए, मैं पास्ट की बात तो कर नहीं रहा, अब आते हैं अपने टाइम की, फ्यूचर टाइम में जा रहे हैं दोस्तों। तो मैं पास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ तो इसलिए हैड नहीं होगा, और ना ही मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ इसलिए हैज, हैव नहीं होगा। अब थोड़ा सा यहाँ बात को समझिएगा कि क्यों नहीं होगा। यहाँ ये होगा, हमारा फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात में हम किसका यूज़ करेंगे? विल या शैल के साथ लग करके हैव आएगा दोस्तों। उसके बाद हमारा एम बी थर्ड आएगा। ठीक है भाई, आया तो हैव ही आया है, लेकिन किसका यूज होगा? विल और शैल। किसका भाई? विल और शैल के साथ लग कर के क्या आया है? हैव आता है। इसी को हम लोग कहते हैं एक फ्यूचर का परफेक्ट एक्शन। फ्यूचर का परफेक्ट एक्शन कहते हैं दोस्तों, यही हमारा डिनोट करता है। बस समझ में? चलिए आगे ये देखते हैं भाई। और इसमें कुछ है नहीं बातें, तो जो बातें थी ये मैंने आपको बताई। चलिए इनमें कुछ लिख लीजिए बातें भाई। तो कैसे समझेंगे इनको? यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे समझेंगे? विल और शैल के साथ क्या लगा होगा? हैव लगा होगा, और परफेक्ट एक्शन है तो V3 आना मस्ट है। चलिए भाई, इस टेंस के द्वारा देखिए भाई, थोड़ा पहचानेंगे कैसे, तो पहचान के टाइप में लिख लीजिए। इस टेंस के द्वारा भविष्य काल में होने वाली, इस टेंस के द्वारा भविष्य काल में होने वाली घटना या कार्य, किसी कार्य अथवा घटना के पूर्ण होने का क्या होगा भाई? परफेक्ट मीन्स क्या होता है? पूर्ण, पूर्ण होने का भाव प्रकट होता है। भाव प्रकट
होता है, प्रकट होता है। एवं ऐसे वाक्यों के हिंदी के अंत में क्या आएगा भाई? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। बातें समझिएगा भाई। कौन कौन शब्द आते हैं? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है भाई, चलिए। फर्स्ट पर्सन यानी कि आई वी, है ना भाई। फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ शैल यूज करते थे हम लोग, लेकिन अब यहाँ क्या यूज करेंगे? शैल हैव। ठीक है भाई। फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ शैल हैव एवं फर्स्ट पर्सन के साथ आई भी हो गया। ठीक। अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा भाई? विल हैव का प्रयोग करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बात समझिएगा। फर्स्ट पर्सन आई बी के साथ शैल हैव, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बात समझ में? जरा हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो हमारा पहला स्ट्रक्चर जो अफर्मेटिव सेंटेंस का बनता है, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग विल या शैल लगेगा, उसके बाद हैव आएगा दोस्तों, देन V3 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा कैसा सेंटेंस बनेगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों। यदि मैं दूसरे की बात करूं, सब्जेक्ट विल शैल। अब मुझे निगेटिव बनाना है दोस्तों, ज़रा बताइए कैसे बनाना है? कैसे बनाएंगे भाई? नॉट वर्ड कहाँ लगाएंगे हम? सोचिए ज़रा। जैसे हम लोग बी की कंडीशन में, यानी कि बी के पहले और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगाते थे, वैसे यहाँ भी विल शैल के बाद जो है हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नॉट लगाएंगे, देन उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, फिर V3, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया भाई, निगेटिव सेंटेंस। बात अच्छे समझिएगा। यदि मुझे अब इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, सिंपल सेंटेंस को, तो सिंपल सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है तो ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, विल या शैल। उसके बाद सब्जेक्ट
प्लस क्या होगा भाई, हैव B3 ऑब्जेक्ट। चलिए ये हमारा क्लोज इंडेड यानी कि यस नो टाइप, यस नो टाइप। चलिए भाई अब इसको थोड़ा सा हम इंट्रोगेटिव वर्ड बनाते हैं। यदि इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि प्रश्नवाची शब्द हमारे वाक्य के बीच में आए तो हमारा सिर्फ इसी को इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले लिखते हैं, बाकी स्ट्रक्चर पहले वाला ही आता है। विल शैल सब्जेक्ट हैव B3 ऑब्जेक्ट, WH वर्ड टाइप हो गया। ठीक है भाई, ये हमारे 4 स्ट्रक्चर हैं, बना लीजिएगा। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, एक एक अब समझेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, तो इसको समझिएगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। हेडिंग डालिए अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए भाई ठीक है भाई, तो अफर्मेटिव सेंटेंस आइए समझते हैं क्या है। क्या है भाई, यदि वाक्य सिंपल सेंटेंस हो, यदि वाक्य सिंपल सेंटेंस में हो, लिख लीजिए, कोई ज़्यादा बातें हैं नहीं इसमें। यदि वाक्य सिंपल सेंटेंस में हो तो IV के साथ शैल है, हो तो IV के साथ शैल है तथा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग करके B3 यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। बात समझ में? ठीक है भाई, तो ये आपका स्ट्रक्चर है, इसको बनाएगा इसको लिखने के बाद। ठीक है दोस्तों, यदि सिंपल सेंटेंस, हमने आपको थोड़ा सा सिंपल के बारे में बताया है और कॉम्प्लेक्स के बारे में 2-3 बातें आपको इसके पहले बताइए। देखिए सिंपल सेंटेंस होता क्या है, सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये मैंने आपको थोड़ी सी चर्चा की। जैसे सिंपल सेंटेंस होता है दोस्तों कि जिसमें हमारा एक ही वर्ब हो, क्या हो, जिसमें हमारी एक ही क्रिया हो, और वही हमारी क्या कहलाती है, सिंपल सेंटेंस कहलाती है, और जिसमें हमारी एक से ज़्यादा क्रियाएं हों। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको इसके पहले जो पास्ट का पूरा पार्ट पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर जो है मैंने सिंपल और कॉम्प्लेक्स को बहुत अच्छे से बताया। जैसे मैं कह दूँ, तुम्हारे आने से पहले वह घर जा चुका होगा। देखिए मैं थोड़ा सा सिंपल की बात करूं,
वह पुस्तक पढ़ चुका होगा। अब मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं, तुम्हारे आने से पहले वह घर जा चुका होगा। समझिएगा भाई। यहाँ देखिए आपको एक क्रिया मिल रही है, उसके साथ साथ एक ही सब्जेक्ट मिल रहा है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर देखिए तुम्हारे आने से पहले, एक तो पहले बात है तुम्हारा हो गया, एक वह घर जा चुका होगा। बात समझ में? तो यहाँ पर एक आ रहा है और एक जा रहा है, दो क्रियाएं हो रही हैं। इसीलिए हमारी जब दो क्रियाएं हो जाती हैं दोस्तों, तो सेंटेंस हमारा सिंपल से कैसे बन जाता है? कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बात समझिएगा, आई ना बात समझे? तो वही चीज़ मैंने कहा कि यदि सिंपल सेंटेंस हो तो आई बी के साथ शैल हैव और बाकी अन्य के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में? अब थोड़ा सा यदि सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स होगा तब समझिएगा कैसे होगा भाई। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस के लिए हमारा ये स्ट्रक्चर होगा। अब ज़रा ये वाला स्ट्रक्चर नोट कर लिए ना भाई? हाँ, ज़रा देखिए, यदि सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो तो, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो तो क्या होगा भाई? होगा कुछ नहीं। देखो ज़रा, तो वही जो बातें मैंने पास्ट में आपको बताई थी कि पहले समाप्त होने वाला कार्य, पहले समाप्त होने वाला कार्य, पहले समाप्त होने वाला कार्य प्लस बाद में समाप्त होने वाला कार्य, बाद में समाप्त होने वाला कार्य। आई बात समझ में? यानी कि पहले जो समाप्त होने वाला कार्य होगा और जो बाद में समाप्त होने वाला कार्य होगा, दो कार्य होंगे। इसीलिए सेंटेंस हमारा कैसा बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। बस समझिएगा। ठीक है, हम लोग जो पास्ट में पढ़ रहे थे कि पहले समाप्त होने वाला कार्य, यानी कि इस तरह से बातें हो रही थी कि जब पास्ट की बातें हो रही थी, तो जब पास्ट का भी पास्ट हो, यानी कि पास्ट ऑफ दी पास्ट होता था, पास्ट ऑफ दी पास्ट होता था, तो जो है इसका टेंस क्या होता था? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। और उसके बाद जो भी हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आता था उसका टेंस क्या होता था? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बात समझ में? तो वही चीज़ें मैं यहाँ भी थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यानी कि मान लीजिए ये पहले समाप्त होने वाला कार्य किस टेंस में चल रहा है भाई? फ्यूचर टेंस में चल रहा है भाई। जब फ्यूचर टेंस में चल रहा है तो फ्यूचर की तरफ सोचते हैं। मान लीजिए ये हमारा फ्यूचर है ना? फ्यूचर। अब फ्यूचर के पहले भी कोई काम फ्यूचर में ही हो रहा है तो वो उसको किस टेंस में रखते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखते हैं। और कोई बात हो रहा है तो जो हमारा बाद में काम होता है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इंडेफिनिट टेंस में। इतनी सी बातें इसमें होती हैं भाई। यानी कि जो फ्यूचर के भी फ्यूचर में हो, यानी कि फ्यूचर से भी थोड़ा सा पहले का हो, तो वो जो है फ्यूचर के परफेक्ट, यानी कि कुछ एक्शन उसमें पूर्ण होगा भविष्य काल में और कुछ एक्शन आपको होता रहेगा, यानी कि फिर भी रहेगा काम। यानी कि आपको एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, एक आपको प्रेजेंट के
इंडेफिनिट टेंस में यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आई भाई? तो वही मैं यहाँ आपको समझाना चाह रहा था कि जो हमारा पहले समाप्त होने वाला कार्य होगा ये इसका टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अभी मैं बता रहा हूँ कि क्या यूज होता है भाई, विल शैल हैव, यानी कि सब्जेक्ट के साथ आपको विल या शैल के साथ क्या लगा होना चाहिए, हैव, उसके बाद B3 देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। और जो बाद में समाप्त होने वाला कार्य होगा ये हमारा किस टेंस में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इंडेफिनिट टेंस में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग जान ही रहे हैं कि सब्जेक्ट होता है भाई, सब्जेक्ट रिगार्डिंग क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म में जो है यस या ईएस लगा हुआ होता है, देन ऑब्जेक्ट होता है। बात समझ में आई भाई? बोलिए दोस्तों। तो वही चीज़ मैं आपको पहले समाप्त होने वाला कार्य और बाद में समाप्त होने वाला कार्य आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में और सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको सिंपल बातें आपको स्ट्रक्चर में बता दी हैं। चले भाई आगे आगे चले दोस्तों। चलिए आइए ज़रा हम एग्जाम्पल कुछ समझ लेते हैं तो फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ज़रा यहीं मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया ही था पहला, वह शाम तक पुस्तक पढ़ चुकेगा। पुस्तक पढ़ चुकेगा। बताइए भाई ये सिंपल सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स है? सिंपल सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स है? दोस्तों ये हमारा सिंपल सेंटेंस है क्योंकि हमारी एक ही क्रिया है। तो कैसे बनाएंगे इसको, ही, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल हैव, ही विल हैव। अब देखिए विल हैव हो गया, अब हमको चाहिए B3, पढ़ चुकेगा, रीड, रीड का तीनों फॉर्म रीड, रेड, रेड। ही विल हैव रेड, क्या पढ़ चुकेगा, द बुक, द बुक। कब तक भाई, इवनिंग तक, इवनिंग तक। बातें समझिएगा, मैंने कुछ उसमें अपनी तरफ से ऐड नहीं किया दोस्तों। जो आपको सेंटेंस दिया गया है उसी को मैंने सिर्फ ट्रांसलेट करके बता दिया। चलो दूसरा देखिए, ये तो सिंपल सेंटेंस की बात थी। ज़रा यहीं पे कॉम्प्लेक्स की एक दो एग्जांपल करते हैं। तुम्हारे आने से पहले, देखिए तुम्हारे आने से पहले वह घर जा चुकेगा। तुम्हारे आने से पहले वह घर जा चुकेगा। बातें समझ में? यानी कि देखिए काम पहला कौन सा हुआ, काम पहला कौन सा हुआ, तुम आए या वह घर गया। तो जो काम पहले होगा वही हमारा कौन सा जो है क्लाज होगा, प्रिंसिपल क्लाज होगा। जो काम बाद में होगा वही हमारा सबऑर्डिनेट क्लाज होगा। ठीक है भाई, तो हम किसका जो है ट्रांसलेट सबसे पहले करते हैं, प्रिंसिपल क्लाज का। तो प्रिंसिपल क्लाज हमारा कौन है, काम तो यही पहले हो रहा है कि तुम आए, उससे पहले वो घर चला गया। तो प्रिंसिपल क्लाज यानी काम जो है सबसे पहले यही हो रहा है। तो जो पहले वाला काम होगा वही हमारा प्रिंसिपल क्लाज होगा। और प्रिंसिपल क्लाज को ट्रांसलेट हम पहले करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, ही विल हैव गॉन, जा चुकेगा ना भाई, तो विल हैव
गॉन कहाँ पर, होम। अब पहले के लिए बिफोर, बिफोर तुम्हारे आने से पहले, यू, यू। अब बताइए यहाँ कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस आएगा भाई, बताइए ज़रा। यहाँ प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस आएगा, यू कम। ठीक है भाई, यू कम। बस समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब मैं इसको ज़रा इरेज करता हूँ और कुछ एग्जांपल देता हूँ। चलिए भाई, जैसे मैं कह दूँ, थर्ड एग्जांपल, मैं 7 बजे तक अपने स्कूल पहुँच चुकूँगा। मैं 7 बजे तक अपने स्कूल पहुँच चुकूँगा। पहुँच चुकूँगा। तो कैसे करेंगे भाई? फर्स्ट पर्सन दिख गया। फर्स्ट पर्सन से हम के साथ हमने बताया क्या यूज होता है, शैल का यूज होता है। आई शैल हैव रीच्ड, आई शैल हैव रीच्ड कहाँ भाई, माई स्कूल, माई स्कूल। कब बताइए, कब? बाई 7 o'clock, 7 o'clock। आई शैल हैव रीच्ड माई स्कूल बाई 7 o'clock। चलिए भाई, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले, ये आप लोग करिएगा और कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ, अपना पाठ याद कर चुकेगा। ठीक है दोस्तों, इसको करके आप, और एक और, सोने से पहले, सोने से पहले वह बच्चा दूध पी चुका होगा, पी चुका होगा। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें आप करिए और करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ज़रूर बताइएगा दोस्तों। गलती होने से मत डरिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो ये था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है भाई। तो आइए थोड़ा सा आप चलते हैं निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। चलिए भाई, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, अब निगेटिव सेंटेंस की बातें करें तो निगेटिव सेंटेंस यानी कि यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो कुछ नहीं दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको मैं कहा कि मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँगा, तो आई शैल, आई शैल हैव
रीड माई लेसन। मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि इसी को हमको निगेटिव बनाना होगा दोस्तों, तो शैल और हैव के बीच में कौन सा वर्ड लगा देंगे? नॉट हैव रीड माई लेसन। ठीक है भाई, माई लेसन। बस समझ में आई? समझते चलिए टॉपिक। और यदि हमको इसी टॉपिक पर इस वाले अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना होगा, तो हम शैल को सबसे, या बिल भी होगा दोस्तों, तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, मैं आई की वजह से यहाँ पर शैल रखा हूँ, और बिल भी होगा तो बिल भी आप रख सकते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हम शैल अब यहाँ पर रखेंगे। शैल के बाद हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा हैव और रीड माई लेसन। बस समझिए, ये हमारा यस नो टाइप का हो गया। अब यदि हमको इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव यानी कि पहला तो बन गया यस नो टाइप का, दूसरा ओपन एंडेड यानी कि WH वर्ड का बनाना है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड हमारे शुरू में आएंगे, बाकी स्ट्रक्चर वही होगा, यानी कि शैल आई हैव रीड माई लेसन। ये दूसरा। यदि मैं अब आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव निगेटिव को हमको बनाना है, इस वाले सेंटेंस को, यानी कि इस वाले सेंटेंस को बनाना है हमको इंट्रोगेटिव, इसमें अंतर कुछ नहीं, दोनों में बस केवल नॉट लगा हुआ है दोस्तों। तो यही बनेगा, पहले सबसे पहले शैल जाएगा, शैल, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा दोस्तों आई, अब उसके बाद ज़रा देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा, बस। उसके बाद हैव आएगा दोस्तों, बाकी कोई अंतर नहीं है। उसके बाद हमारी क्रिया है माई लेसन। ये बात समझिएगा, इसी को इंट्रोगेटिव वर्ड में बनाना है। उसके बाद हमारा शैल आई नॉट हैव रीड माई लेसन। बस यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। लेकिन निगेटिव सेंटेंस, देखिए सिंपल सेंटेंस का निगेटिव, यानी कि जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का निगेटिव बनाएंगे, तो शैल और हैव के बीच में नॉट शब्द का लगाते हैं दोस्तों, नॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसके बीच में? शैल और हैव के बीच में। यदि हमको इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाना पड़ता है दोस्तों, तो हमको किसके बाद सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाना पड़ता है? तो शैल हैव, शैल के बाद और विल के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करना पड़ता, यानी कि बल्कि सब्जेक्ट के बाद और हैव के पहले। देख लीजिएगा आप लोग, सब्जेक्ट के बाद और हैव के पहले ही दोस्तों हम लोग किसका यूज़ करते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं। बातें समझिएगा, ठीक। तो इसी को हम लोग आइए थोड़ा सा लिखा देते हैं इसमें, क्योंकि आप लोग भूलिएगा नहीं। चलिए यहीं पर लिख लीजिएगा दोस्तों, यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो यहाँ पर, यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो क्या होगा भाई? बिल या हो तो बिल या शैल, बिल तथा शैल, शैल और हैव के बीच में नॉट शब्द का प्रयोग, नॉट शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। ठीक है भाई, तो ये बात ही आपको समझाने की थी। जब मैं ज़रा इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, वैसे मैंने पहले बनवा लिया है, तो उसी को आप लोग बना सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा। सब्जेक्ट
बिल या सेल उसके बाद दोस्तों नॉट लगेगा तब हैव लगेगा। ध्यान रखिएगा यही बातें, आपको बहुत मिस्टेक होता है भाई यहीं पर। उसके बाद B3 आपका देन ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, बच्चे क्या करते हैं, गलती यही करते हैं कि बिल सेल हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक आप लोग जानते रहिएगा कि जैसे बिल और बी के बीच में हम लोग नॉट यूज कर रहे थे, वैसे सेल और हैव के बीच में हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। बस समझिए। एग्जाम्पल, वह शाम तक पुस्तक नहीं पढ़ चुकेगा। वह शाम तक पुस्तक नहीं पढ़ चुकेगा। पढ़ चुकेगा। वह शाम तक पुस्तक नहीं पढ़ चुकेगा दोस्तों। अब हमको देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही के अकॉर्डिंग बिल। अब देखिए बिल आया, अब उसके बाद हम लोग नॉट लगा दिए तब हैव लगाए। ही विल नॉट हैव रीड अ बुक। बुक कब तक भाई, कब तक, इवनिंग तक, बाई इवनिंग। ठीक है दोस्तों, वह शाम तक पुस्तक नहीं पढ़ चुकेगा। तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले पहले वह घर नहीं जा चुकेगा। नहीं जा चुकेगा। कैसे करेंगे भाई, देखिए तुम्हारे, अब यहाँ पहले और बाद का सेंस है, यानी कि सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हमारी दो दो क्रियाएं हैं, एक आने और एक जाने की। तो दो दो क्रियाएं हैं और दो दो क्रियाएं हैं तो दो दो हमारे कर्ता भी हैं, काम को करने वाले। तो हमारा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में हम लोग जानते हैं कि जो थोड़ा सा फ्यूचर का भी थोड़ा सा पहले काम होता है उसको फ्यूचर परफेक्ट में रखते हैं, और जो बाद में होता है उसको प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं दोस्तों। और इसकी एक कंडीशन ये होती है कि पहले समाप्त होने वाला कार्य ही हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और प्रिंसिपल क्लॉज को ही सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं। यदि बाद शब्द आता है तो जो बाद में समाप्त होता है कार्य वो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है। और प्रिंसिपल यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि हम लोग प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल ही होता है, तो प्रिंसिपल क्लॉज को ही प्राथमिकता देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सारा हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। तो इसको हम क्या रखते हैं, क्या होगा भाई, यही हमारा। ज़रा 1 मिनट के लिए आप नई शब्द हाइड कर देंगे तो आपको आंसर क्लियर हो जाएगा कि तुम्हारे आने से पहले वह घर जा चुकेगा। तो मैंने उसको नेगेटिव बना दिया, तो पहला काम यही हो रहा है, ही विल not have gone before you come। ठीक है भाई, before you come। बात समझ में आई दोस्तों। तो ये निगेटिव की बातें थी भाई। चलिए अब यहीं पर थोड़ा सा ये इंट्रोगेटिव की बातें करते हैं। इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया ही था कि इंट्रोगेटिव बनेगा कैसे। तो वही चीज़ें यहाँ पर देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए दोस्तों मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया भी था कि हम क्या करते हैं, इसी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख लेते हैं, विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, देन हैव, B3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बस समझिएगा भाई मैंने क्या कहा, यही आपका सेंटेंस बनेगा।
ठीक है भाई। चलिए, ठीक। तो अब इसमें ज़रा थोड़ा सा, अब इसको, इसमें दो कंडीशन होती है, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जेस्नोटाइप और दूसरा WH वर्ड। यदि सेंटेंस की शुरुआत, ऐसे लिखिए भाई, यदि सेंटेंस की शुरुआत, सेंटेंस की शुरुआत क्या शब्द से हो तो, यदि सेंटेंस की शुरुआत क्या शब्द से हो तो ऐसे वाक्यों का, ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय, ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय सेंटेंस को, सेंटेंस को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट और सेकंड पर्सन रहेगा, अरे फर्स्ट पर्सन आई भी रहेगा तो शैल का प्रयोग, और बाकी बाकी सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि सेंटेंस को सब्जेक्ट के अनुसार विल शैल से प्रारंभ किया जाता है, से प्रारंभ किया जाता है। वही बात है मैंने कि हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लिख लेते हैं और उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, है ना। और उसके बाद क्या लिखते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट ही तो लिखते हैं, और उसके बाद, और उसके बाद हैव का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ज़रा इसमें समझिएगा, देखिए मैंने सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल का प्रयोग प्रारंभ में कर दिया, फिर उसके बाद मैंने सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद आपको हैव का प्रयोग यहाँ पर कर दिया। ये हमारा यशनो टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। यशनो टाइप में हमेशा वाक्य की शुरुआत किससे होती है, क्या शब्द से होती है, इस वर्ड से। बात समझिएगा। अब दूसरा स्ट्रक्चर यदि देखेंगे, दूसरा वाला, यदि इंट्रोगेटिव वर्ड, यदि प्रश्नवाचक शब्द, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शब्द जैसे, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि वाक्य के बीच में आए तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन, तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय, करते समय सेंटेंस की शुरुआत, सेंटेंस की शुरुआत इन्हीं इंट्रोगेटिव वर्ड से, इन्हीं
इंट्रोगेटिव वर्ड्स से किया जाता है तथा सेंटेंस का बाकी स्ट्रक्चर इसके पहले वाले ये वाला यानी कि एसनो वाला इसके पहले वाले स्ट्रक्चर के अनुसार ही प्रयोग किया जाता है। बातें समझिएगा। मैंने कहा कि सिर्फ इंट्रोगेटिव वर्ड में यदि कब, क्यों, कहाँ, कैसे क्वेश्चन शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो हम इन्हीं इंट्रोगेटिव वर्ड से वाक्य की शुरुआत करते हैं और उसके बाद सेंटेंस का बाकी स्ट्रक्चर पहले वाले इंट्रोगेटिव की तरह ही रखा जाता है। जैसे मैंने इंट्रोगेटिव वर्ड को सबसे पहले रख लिया, स्ट्रक्चर की बात करें तो, है ना, इंट्रोगेटिव वर्ड को सबसे पहले रख लिया, उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर ये यस नो वाला हम यहाँ रख देंगे, यानी कि विल, शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव आएगा दोस्तों, V3 ऑब्जेक्ट। ये आपका देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड का बन गया। बातें समझ में? तो आपका जो है विल, शैल, सब्जेक्ट है, V3 ऑब्जेक्ट, ये आपका इंट्रोगेटिव वर्ड का यानी कि ये WH वर्ड का, ये एसनो टाइप का। आइए ज़रा हम एग्जाम्पल पर चलते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ में आता है। ठीक है, चलिए भाई एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह आज शाम तक पुस्तक पढ़ चुकेगा? क्या वह शाम तक पुस्तक पढ़ चुकेगा? कैसे करेंगे भाई? देखिए, क्या से शुरुआत है, पहला वाला स्ट्रक्चर यानी कि एसनो टाइप का स्ट्रक्चर होगा। विल या शैल का प्रयोग किसके अकॉर्डिंग होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही, जब ही है दोस्तों तो ही हमारा कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। हमने बताया था कि IB के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग, तो यानी कि विल, फिर सब्जेक्ट ही, उसके बाद हैव, विल ही हैव रेड, यानी कि रेड द बुक बाय इवनिंग, शाम तक। ठीक है भाई, ये पहला स्ट्रक्चर एग्जाम्पल हो गया। आइए दूसरा एग्जाम्पल चलते हैं। क्या तुम्हारे आने से पहले वह घर जा चुकेगा? बताइए ज़रा। अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों? तो हमने बताया था कि जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दोस्तों हम निगेटिव किसका बनाएंगे? प्रिंसिपल क्लास का बनाएंगे। इंट्रोगेटिव किसका बनाएंगे? प्रिंसिपल क्लास का बनाएंगे। यानी कि जो भी एक्टिविटी करेंगे हम लोग किस क्लास में करेंगे? प्रिंसिपल क्लास में करेंगे। तो प्रिंसिपल क्लास हमारा यदि पहले शब्द आया है तो जो काम पहले समाप्त होगा वो हमारा प्रिंसिपल क्लास, जो काम यदि बाद शब्द आया तो जो काम हमारा बाद में समाप्त होगा वही हमारा प्रिंसिपल क्लास। तो पहले कौन सा काम समाप्त हो रहा है? वह आया कि घर जा चुका, तो वो घर जा चुका
हमारा पहला समाप्त होने वाला कार्य है और ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है। तो प्रिंसिपल क्लास ट्रांसलेट हम सबसे पहले करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले करेंगे तो क्या होगा, हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इस तरह से, ही विल हैव, ये करेंगे ना भाई, ही विल हैव गॉन टू होम, है ना, ये करेंगे। तो इसी को हम लोग इंट्रोगेटिव बना देते हैं, यानी कि विल को सबसे पहले रख देते हैं। बात समझिएगा। तो क्या हो जाएगा, विल ही हैव गॉन टू होम बिफोर यू कम, बिफोर यू कम। ठीक, किसी कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन भाई? बताइए, क्या मैं 7 बजे तक अपने स्कूल पहुंच चुकूंगा? क्या मैं 7 बजे तक अपने स्कूल पहुंच चुकूंगा? पहुंच चुकूंगा, इसको करेंगे भाई। बताइए, हमारा सिंपल सेंटेंस है, सिर्फ क्या यूज हुआ है, क्या वर्ड, यानी कि क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब। शैल आई हैव रीच्ड, शैल आई हैव रीच्ड, कहाँ पहुँचना है भाई, अपने स्कूल, माई स्कूल। कब तक, 7 बजे तक। कब तक भाई, 7 बजे तक, यानी कि बाई 7 o'clock। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। किसी कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन भाई? बात समझिएगा, आया ना बात समझ में? अब ज़रा इसके अंतर्गत एक नोट लिखिए भाई, थोड़ा सा नोट लिखिए, तो मैं आपको बताता हूँ। नोट ये है दोस्तों कि थोड़ा सा आप लोग जानते रहिए कि हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, विच, कुछ ऐसे वर्ड आते हैं। हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, विच। मैंने क्या लिखा है भाई, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, विच आदि इंट्रोगेटिव वर्ड से, आदि इंट्रोगेटिव वर्ड्स से संबंध रखने वाले नाउन। मैंने क्या कहा भाई, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच आदि इंट्रोगेटिव वर्ड से संबंध रखने वाले नाउन भी इन्हीं के साथ प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है भाई, इन्हीं के साथ प्रयोग किए जाते हैं। बात समझिएगा। ठीक, जरा एग्जाम्पल देखिए भाई, एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैं कह दूं कि तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ क्यों याद कर चुकेगा? तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ ये तो उसी का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि मैं कह दूं कि देखिए, तुम कितनी चीनी खरीद
चुकोगे, तुम कितनी चीनी खरीद चुकोगे, कितनी चीनी। तो मैंने कहा कितनी चीनी, तो हाउ मच शुगर, हाउ मच शुगर, हाउ मच शुगर। ठीक है दोस्तों, विल हैव बाइड बॉट हाउ मच शुगर विल हैव बॉट। बात समझिएगा, बताइए हाउ मच शुगर विल हैव बॉट। कोई दिक्कत, किसी कोई परेशानी? तो मैंने कहा देखिए कितनी चीनी, मैंने हाउ मच के साथ जो उसका सब्जेक्ट लगा हुआ है उसी के साथ इसका प्रयोग मैंने कर दिया है। बात समझ में आई? बात समझ में आई दोस्तों? चलिए भाई, ये था हमारा जो है पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसी को हम जरा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो कुछ नहीं दोस्तों, मैंने जैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आपका निगेटिव बनाने के लिए बताया था, तो मैं इसको बना दूँ, क्या वह शाम तक पुस्तक नहीं पढ़ चुकेगा। मैंने कहा नहीं पढ़ चुकेगा, तो क्या हो जाएगा? देखिए एक बात जानते रहिएगा, कॉम्प्लेक्स होगा तो प्रिंसिपल क्लास का निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनेगा, सिंपल होगा तो भी प्रिंसिपल क्लास का ही हमारा, तब उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब ज़रा क्या हुआ शाम तक पुस्तक नहीं पढ़ चुकेगा, विल ही। अब यहाँ देखिए विल और हैव के बीच में कौन सा वर्ड लगेगा? नॉट शब्द का प्रयोग कर दिया जाएगा, विल ही नॉट हैव। ठीक है दोस्तों, यानी कि सब्जेक्ट के बाद और हैव से पहले नॉट का प्रयोग। क्या तुम्हारे आने से पहले वह घर नहीं जा चुकेगा, मैं कह दूं नहीं जा चुकेगा, तो क्या होगा दोस्तों? विल। देखिए वह घर नहीं जा चुकेगा, हमारे प्रिंसिपल क्लास है, प्रिंसिपल क्लास को हम सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं, और सारी चेंजिंग इंट्रोगेटिव होगा तो भी, नेगेटिव होगा तो भी, और सिंपल होगा तो भी, यानी कि जो भी चेंजिंग होगा हमारे प्रिंसिपल क्लास में होगा। तो सब्जेक्ट के बाद और हैव से पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा? नॉट शब्द। बात समझिएगा। क्या मैं 7 बजे तक अपने स्कूल नहीं पहुंच चुकूंगा, नहीं पहुंच चुकूंगा, तो क्या हो जाएगा? सेल आई, यानी कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आई के बाद नॉट का प्रयोग, उसके बाद हैव का प्रयोग। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ इंट्रोगेटिव की बात थी, उसको मैंने निगेटिव की बात थी वो मैंने आपको समझा दिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।